नमस्कार। तो आज हमारे सामने कोई लेख या किताब नहीं है, बल्कि हस्तलिखित नोट्स का एक बड़ा ही दिलचस्प बंडल है। ये किसी ने मध्य प्रदेश के बारे में तैयार किया है। पन्ने बिखरे हुए हैं, मतलब कहीं इंडस्ट्री की बात है तो कहीं प्राचीन इतिहास की। सही कहा। तो आज का हमारा काम है इन बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोना और मध्य प्रदेश की एक ऐसी तस्वीर बनाना जो शायद हम सबने पहले न देखी हो। इन पन्नों में कुछ कमाल के इशारे छिपे हैं। भारत का डेट्रॉइट, फिर मोगली की धरती और तो और भारत की इकलौती हीरे की खान। चलिए इस खजाने को मिलकर खंगालते हैं। इन नोट्स की सबसे खास बात यही लगती है कि ये किसी की निजी दिलचस्पी का नतीजा है। मतलब ये किसी सरकारी रिपोर्ट की तरह सूखे नहीं है, बल्कि इनमें एक इंसान की जिज्ञासा झलकती है ना? हाँ बिल्कुल। एक ही पैराग्राफ में आपको एनटीपीसी के पावर प्लांट का जिक्र मिलेगा और अगले ही पल आप भीमबेटका की हजारों साल पुरानी गुफाओं के बारे में पढ़ रहे होंगे। यह हमें एक ही जगह के कई अलग अलग चेहरों को एक साथ देखने का मौका देता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इसे खोल कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर से। इन नोट्स में सबसे पहला नाम जो ध्यान खींचता है वो है पीथमपुर, और इसके आगे लिखा है भारत का डिट्रॉइट। हाँ, और ये भारत का डिट्रॉइट का तमगा इसे बजाज मोटर कार कंपनी की वजह से मिला। और ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक बड़ी इंडस्ट्री पूरे इलाके की मतलब पूरी किस्मत ही बदल देती है। कैसे? देखिए, जब बजाज जैसी कंपनी कहीं अपना प्लांट लगाती है तो उसके पीछे पीछे क्या कहते हैं, गाड़ियों के टायर, सीट, शीशे बनाने वाली सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियां खींची चली आती हैं। देखते ही देखते वहां एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं रहता फिर? नहीं, ये उस इलाके की आर्थिक पहचान बन जाती है। और ये सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। इन नोट्स को आगे पलटे तो कुछ और नाम सामने आते हैं जो हैरान करते हैं। जैसे रायसेन जिले में मंडीदीप, जहां भारत का एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है। हाँ, और फिर नेपानगर, जहां देश की सबसे बड़ी अखबार की मिल है, और होशंगाबाद भी, जहां हमारे करेंसी नोटों के लिए कागज बनता है। हाँ बिल्कुल। ये ऑप्टिकल फाइबर वाली बात, ये तो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। ये वही बारीक शीशे के तार हैं जिनसे होकर हमारा इंटरनेट और फोन कॉल्स रोशनी के रफ्तार से सफर करते हैं। तो अगली बार जब कोई वीडियो बिना बफरिंग के चले तो क्या पता उसका एक सिरा मध्य प्रदेश के मंडीदीप से जुड़ा हो। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब है। ऑप्टिकल फाइबर, अखबारी कागज, करेंसी पेपर और फिर बीना में पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये तो बहुत अलग अलग उद्योग हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि ये सब एक ही राज्य में है? ये इसके पीछे कोई सोची समझी योजना थी? आपने बहुत दिलचस्प मुद्दा उठाया है। देखिए, ऐसा है कि ये सिर्फ संयोग नहीं है। इसमें राज्य की भौगोलिक स्थिति और संसाधनों की मौजूदगी दोनों का हाथ है। मध्य प्रदेश देश के दिल में है ना? हाँ बिल्कुल, बीच में। तो यहाँ से पूरे देश में सप्लाई करना आसान है। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल इसीलिए है क्योंकि पास में नर्मदा नदी से पानी की कोई कमी नहीं, जो कागज बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। इसी तरह सिंगरौली में कोयले के भंडार हैं, तो एनटीपीसी ने वहीं अपना पावर प्लांट लगा दिया। समझ गया। तो ये एक रणनीतिक पहेली की तरह है जिसके सारे टुकड़े सही जगह पर रखे गए हैं। बिल्कुल। मतलब ये देश की रोजमर्रा की जिंदगी का एक तरह का सप्लाई चेन हब है। जमीन के ऊपर की बात तो हुई, अब जरा जमीन की नीचे की दौलत पर आते हैं। नोट्स में बालाघाट की मलाज खंड खदानों का जिक्र है, जो भारत की सबसे बड़ी तांबे की खदानें हैं। और सिर्फ तांबा ही नहीं, सिंगरौली में कोयला, और जैसा कि हम आगे देखेंगे पन्ना में हीरा भी। तांबा और कोयला तो किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं बल्कि कुदरती खजाने में भी कितना अमीर है। इन भारी उद्योगों के बीच खेती से जुड़ा एक पहलू भी है जो चौंकाता है। मंदसौर को अफीम उत्पादन का केंद्र बताया गया है और खंडवा को सफेद सोना मतलब कपास का इलाका। हाँ, और अफीम का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में गलत ख्याल आते हैं, लेकिन इसका औषधीय महत्व बहुत ज्यादा है। दुनिया की सबसे असरदार दर्द निवारक दवाइयां इसी से बनती हैं। अच्छा। इसका कानूनी उत्पादन दवा उद्योग के लिए बेहद जरूरी है। तो एक ही राज्य में आपको कपास जैसी पारंपरिक फसल भी मिलेगी और अफीम जैसी बेहद नियंत्रित और कीमती फसल भी। ये यहाँ की कृषि की विविधता को दिखाता है। तो ये उद्योग और खदानें, ये सब मध्य प्रदेश की आज की तस्वीर बनाते हैं। लेकिन जिस जमीन पर ये कारखाने खड़े हैं उसकी अपनी हजारों साल पुरानी कहानी है। चलिए अब उसी इतिहास की परतों में उतरते हैं जहां आज के शहर नहीं बल्कि प्राचीन राजधानियां बसती थीं। इन नोट्स में पहला पड़ाव है उज्जैन।
उज्जैन। शिप्रा नदी के किनारे बसा ये शहर, जो कभी अवंती महाजनपद की राजधानी था। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है और राजा जयसिंह का बनवाया जंतर मंतर भी यहीं है। उज्जैन की महानता सिर्फ इन इमारतों में नहीं है, बल्कि इसके ज्ञान की परंपरा में है। सदियों तक ये ज्योतिष, गणित और साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र था। अच्छा। हाँ, इन नोट्स में भगवान कृष्ण के गुरुकुल का भी जिक्र है, जहां उन्होंने गुरु सांदीपनी से शिक्षा ली थी। महाकाव्य कालिदास की नगरी भी यही थी। यह शहर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि भारत की बौद्धिक और आध्यात्मिक विरासत का एक जीता जागता म्यूजियम है। वाह। उज्जैन से आगे बढ़ने पर नोट्स हमें 2 ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जो हमें समय में बहुत पीछे धकेल देती हैं। एक है सांची, बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र। हाँ, जहाँ दुनिया भर में मशहूर स्तूप हैं। और दूसरा है रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं, जो एक विश्व विरासत स्थल है। इन दोनों जगहों का एक साथ जिक्र करना हजारों साल के इंसानी सफर को एक नज़र में देखने जैसा है। भीमबेटका की चट्टानों पर बने चित्र हमें उस जमाने में ले जाते हैं जब इंसान ने पहली बार अपने भावों को कला के जरिए दिखाना शुरू किया था। पाषाण युग में। बिल्कुल। और वहां से एक लंबी छलांग लगाकर हम सांची पहुंचते हैं, सम्राट अशोक के समय में, जब बौद्ध धर्म अपने शिखर पर था। ये दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दिखाती हैं कि मध्य प्रदेश की जमीन पर सभ्यता ने कितने अलग अलग पड़ाव देखे हैं। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। इन पन्नों में खजुराहों के कंदरिया महादेव मंदिर का जिक्र है, जिसे चंदेल राजाओं ने बनवाया था। हाँ, और फिर एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है बुरहानपुर के असीरगढ़ किले के बारे में। लिखा है अकबर की आखिरी विजय 1601। ये सुनने में तो एक छोटी सी बात लगती है। हाँ, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है। असीरगढ़ को दक्कन का दरवाजा यानी दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। इस एक किले को जीतने का मतलब था कि अब दक्षिण का रास्ता मुगलों के लिए खुल गया है। ओह, ये अकबर की विस्तारवादी नीति का शिखर था। इस जीत के बाद मुगल साम्राज्य का विस्तार लगभग रुक सा गया। तो ये सिर्फ एक किले की जीत नहीं, बल्कि एक युग के अंत का प्रतीक है। वाह, ये तो सच में गहरा पहलू है। और इतिहास सिर्फ अतीत में ही नहीं है। नोट्स में भोपाल का भी जिक्र है, जहां भारत भवन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जैसे आधुनिक सांस्कृतिक केंद्र हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि ये प्रदेश सिर्फ अपने अतीत को संजो ही नहीं रहा, बल्कि आज भी कला और संस्कृति का एक धड़कता हुआ केंद्र है। ये अपनी विरासत पर गर्व भी करता है और उसे आगे भी बढ़ा रहा है। इन नोट्स में एक और नाम है जिसने मुझे बहुत हैरान किया, विदिशा का हेलियोडोरस स्तंभ, जिसे गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। और ये इसलिए हैरान करता है क्योंकि इसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व में एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने बनवाया था, जो उसने हिंदू देवता वासुदेव को समर्पित किया था। क्या मतलब, हम बात कर रहे हैं आज से 2000 साल से भी पहले की। एक ग्रीक राजदूत यहां आकर हिंदू देवता के लिए स्तंभ बनवा रहा है। ये तो उस जमाने की ग्लोबलाइजेशन का एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये स्तंभ इस बात का जीता जागता सबूत है कि उस दौर की संस्कृतियां कितनी खुली हुई थीं, एक दूसरे से सीखने और सम्मान करने को तैयार। ये सिर्फ पत्थर का एक खंभा नहीं, बल्कि उस दौर की सहिष्णुता और सांस्कृतिक मेलजोल का दस्तावेज है। हमने देखा कि इतिहास की निशानियां पत्थरों और इमारतों में कैद हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की एक और विरासत है जो किसी किले में नहीं, बल्कि खुले जंगलों, पहाड़ों और नदियों में सांस लेती है। चलिए अब उस कुदरती खजाने की बात करते हैं। बिल्कुल। और जंगल की बात आते ही इन नोट्स में सबसे पहला नाम है छिंदवाड़ा का पेंच अभयारण्य, और इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है मोगली लैंड। ईमानदारी से कहूं तो मेरे लिए ये सबसे हैरान करने वाली बात है। हम सब ने द जंगल बुक देखी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बघीरा और शेर खान के पीछे भारत का एक असली जंगल है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक जगह की कुदरती विरासत पूरी दुनिया की संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। द जंगल बुक की वजह से पेंच सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं रह गया, ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों के बचपन की यादों और कल्पनाओं की जमीन बन गया है। सही बात है। और इससे उस जगह को बचाने का महत्व और भी बढ़ जाता है। और यहाँ की जंगली दुनिया भी अनोखी है। नोट्स में रीवा के बांधवगढ़ नेशनल पार्क का जिक्र है और लिखा है कि ये भारत में सफेद बाघों के लिए मशहूर एकमात्र जगह है। हाँ, और सफेद बाघ कोई अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि बंगाल टाइगर का ही एक बहुत दुर्लभ जेनेटिक रूप है।
बांधवगढ़ का इनके संरक्षण में एक ऐतिहासिक रोल रहा है। अच्छा। ये जंगल सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं है, बल्कि ये उन अनमोल जीवों के आखिरी घर हैं जो शायद दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। नोट्स में कानाकिसली नेशनल पार्क और पन्ना का भी नाम है, जिसे सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व बताया गया है। और पन्ना के साथ एक और चौंकाने वाली जानकारी जुड़ी है। ये भारत की एकमात्र जगह है जहां हीरा मिलता है। तो देखिए, एक ही राज्य की जमीन के नीचे तांबा, कोयला और हीरा तीनों मिल रहे हैं। ये भूवैज्ञानिक तौर पर इस इलाके को बहुत खास बनाता है। और पन्ना को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिलना ये बताता है कि यहाँ के पूरे इकोसिस्टम को राष्ट्रीय स्तर पर कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। इन जंगलों को जिंदगी देने वाली नदियों का भी नोट्स में बड़ा सुंदर जिक्र है। अमरकंटक की मैकल पहाड़ियों से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जूहिला। एक ही जगह से 3 बड़ी नदियों का निकलना उस जगह के भौगोलिक और आध्यात्मिक महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। और नर्मदा तो सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक भावना है। लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, हजारों किलोमीटर पैदल। हाँ, ये दिखाता है कि नदी सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और पहचान का अटूट हिस्सा कैसे बन जाती है। उसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यूं ही नहीं कहते। दूसरे उद्गम स्थलों का भी जिक्र है, जैसे महू के पास जनापाऊ पर्वत से चंबल नदी निकलती है और बैतूल से ताप्ती। ये सारी जानकारी एक साथ देखकर एहसास होता है कि ये प्रदेश सचमुच कितनी नदियों का मायका है। और इन्हीं नदियों ने इस पूरे इलाके का भूगोल गढ़ा है। इन्होंने ही पठारों को काटा है, मैदानों को सींचा है और घाटियां बनाई हैं। जैसा हमने देखा, उज्जैन जैसा महान शहर भी शिप्रा नदी के किनारे ही तो बसा। और नदियों से बने कुदरती अजूबों में से एक का जिक्र करके इस हिस्से को पूरा करते हैं, जबलपुर का भेड़ा घाट। नोट्स में लिखा है कि यहाँ नर्मदा नदी संगमरमर की सफेद चट्टानों के बीच से बहती है और धुआंधार नाम का झरना बनाती है। इसकी तस्वीर ही मन में एक रोमांच पैदा कर देती है। तो इन बिखरे हुए नोट्स से हमने आखिर क्या समझा? यही कि मध्य प्रदेश की कोई एक पहचान नहीं है। ये एक ऐसा संगम है जहां भारत का डेट्रॉइट भी है और भीमबेटका की आदिमानव की गुफाएं भी। बिल्कुल। ये वो जमीन है जहां भारत की इकलौती हीरे की खान है, और यही वो जमीन है जिसने द जंगल बुक की कहानियों को जन्म दिया। और एक आखिरी ख्याल ये है कि ये नोट्स दिखाते हैं कि हर चीज आपस में कैसे जुड़ी हुई है। जो नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, वे उन मैदानों को सींचती हैं जहां उज्जैन जैसे प्राचीन शहर बसे थे। सही है। और उसी जमीन के नीचे वो खनिज और कोयला दबे हैं जो पीथमपुर और सिंगरौली जैसे आज के औद्योगिक केंद्रों को ऊर्जा देते हैं। ये भारत की बड़ी कहानी का एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत प्रतिबिंब है। इन नोट्स में सम्राट अकबर से लेके डॉक्टर अंबेडकर और किशोर कुमार जैसे आधुनिक व्यक्तित्वों